स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं उपसह संयोजन यौगिक। क्या शुरू कर रहे हैं? उपसह संयोजन यौगिक। आप उपसह संयोजी बंध के बारे में जानते हो, अभी हम बताएंगे भी उपसह संयोजी बंध। तो आप इसके पहले वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते थे। पढ़ाया था हमने, डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते थे। क्या होता था संकुल यौगिक में? एक धातु कोई परमाणु होता था, वो अनेक ऋणायनों से, एक विशेष संख्या में लिखा था, एक शब्द विशेष संख्या में ऋणायनों या उदासीन अणुओं के साथ जुड़ जाता था। कोई धातु है वो निश्चित संख्या में ऋणायनों से, मतलब अधिक संख्या में ऋणायनों से या उदासीन अणुओं के साथ जुड़कर संकुल यौगिक बनाते थे। और कौन बनाते थे संकुल यौगिक? डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व की जो धातुएं होती हैं वो अनेक ऋणायनों और उदासीन अणुओं से परिबद्ध रहते हैं, मतलब जुड़कर संकुल यौगिक बनाते हैं। लेकिन आधुनिक परिभाषा में जो संकुल यौगिक थे उन्होंने क्या नाम दे दिया? आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में ऐसे यौगिक, ये संकुल जो यौगिक थे ना, संकुल यौगिक को उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार जो संकुल यौगिक हैं उनको हम उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या होते हैं संकुल यौगिक? धातु परमाणु अनेक ऋणायनों या उदासीन परमाणुओं से जुड़कर जो यौगिक बनाती है उनको संकुल यौगिक कहते हैं। और आधुनिक परिभाषा में जो है वो संकुल यौगिकों को ही हम उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो उपसह संयोजन यौगिक हैं तो उनमें उपसह संयोजी बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपसह संयोजी बंध। आप जानते हो 3 प्रकार के बंध होते हैं, आयनिक बॉन्ड, सह कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हिंदी में बोले तो आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसह संयोजी बंध। तो आयनिक बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान। जैसे NaCl के बीच में क्या बनता है? आयनिक बंध। क्यों? क्योंकि Na की बाहरी कोश में 11 होता है, 2 8 1, और Cl की बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 7। तो Cl को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या मिल जाए? 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये क्या करता है? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। किसको? क्लोरीन को। तो जिससे सोडियम के भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से होता है। ये Na के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पर NaCl के बीच में जो बंध बनता है वो आयनिक बंध कहलाता है। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हो 2 8 1, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हो 2 8 7। तो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जिससे क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो जाता है और सोडियम का भी अष्टक पूर्ण ही है। ठीक है, तो ये आयनिक बंध होता है। सहसंयोजी मान के चलो हम Cl2 ले लें, फिर से Cl2 ले लें। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8 7। तो Cl को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये देखो हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये फिर से बना दिए, गिन लीजिए 2 4 6 और 7। यहाँ भी 2 4 6 8, ये 7। तो अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कौन देगा? अगर ये दे देगा तो इसके पास तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास 6 हो जाएंगे। तो आदान प्रदान नहीं होगा, साझा होगा। 1 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझा। और जब 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार के O2 में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। N2 में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी। और ऑक्सीजन की बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। क्लोरीन की बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी? 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो हम इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और जब आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉनों का तो आयनिक बंध। उसी प्रकार से होता है उपसह संयोजी बंध। तो यहाँ भी साझा होता है, लेकिन एक परमाणु होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को
सांझे में देते हैं लेकिन दूसरा नहीं देता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे हमने अणु बनाया NH3, क्या बनाया NH3 अमोनिया, और एक हमने ले लिया BF3। तो आप देखोगे कि बाहरी कोश में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से जुड़ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर बचा। बोरोन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई फ्लोरीन के साथ, तो 3 सहसंयोजी बंध बन गए। लेकिन अब 3 और 3 इसके पास पहले से थे बोरोन के पास, और 3 और मिल गए तो 6 हो गए। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी। चलो हम यहाँ आपको थोड़ा बता ही देते हैं। ये बोरोन है, बोरोन के पास मान लीजिए हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, और ये हमारी एक फ्लोरीन है। कितनी फ्लोरीन है यहाँ देखिए? 3। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा कि यहाँ पर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इसका स्टक पूरा। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसका भी स्टक पूरा। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसका भी स्टक पूरा। अब बोरोन के पास कितने हो गए? तो बोरोन के पास हो गए ये 3 तो पहले थे और 3 और मिल गए, तो कितने हो गए यहाँ बोरोन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। अगर इसी प्रकार आप नाइट्रोजन का बना के देखना, तो नाइट्रोजन में होंगे 5 बाहरी कोश में, कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 3 तो यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको दे देगा। इस तरीके का एरो लगा देते हम। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों पर नाइट्रोजन का भी उतना ही अधिकार है और बोरोन का भी उतना ही अधिकार है। तो साझा तो हुआ, लेकिन साझे में सिर्फ एक तत्व ने इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों दूसरे तत्व ने नहीं दिए। जबकि यहाँ साझे में इस तत्व क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, साझा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो इस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी दिए साझे में। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। लेकिन यहाँ पर की जो साझा तो होता है, लेकिन साझे में एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन साझे के लिए दिए जाते हैं, दूसरे तत्व के लिए नहीं दिए जाते हैं। या हम इस तरीके से बोलें कि एक तत्व अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, लेकिन ऐसे डोनेट नहीं करता, उसका भी अधिकार रहता है, वरना तो उसके पास 6 हो जाएंगे, वरना तो फिर इसके पास 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं कि ये है उपसहसंयोजी बंध। दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो उपसहसंयोजी बंध है वो लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में बनता है। लुईस बेस क्या होते हैं हम ये बता देते हैं। ये तो हमने सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझा दिया कि आयनिक बंध है, ये सहसंयोजी बंध है, ये उपसहसंयोजी बंध है। तो यहाँ पर हमने कहा कि नाइट्रोजन का स्टक पूर्ण था, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर नाइट्रोजन का भी अधिकार है और बोरोन का भी है। तो मैंने बोला कि जब शेयरिंग होती है उपसहसंयोजी बंध में, तो एक तत्व ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, दूसरे तत्व साझे के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं देते। अब दूसरी तरीके से परिभाषा एक लिखी है उपसहसंयोजी बंध की कि इट इज अ बॉन्ड फॉर्म। ये जो उपसहसंयोजी बंध बनता है, फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में बनता है? लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में बनता है। तो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होता है वो लुईस बेस और लुईस अम्ल के बीच में बनता है, लुईस क्षार और लुईस अम्ल के बीच में बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस क्षार क्या होते हैं। तो ये क्या है हमारा? लुईस क्षार, और ये क्या है हमारे? लुईस अम्ल। तो लुईस क्षार वे होते हैं जो डोनेट करने की क्षमता रखते हो, लोन पेयर, डोनर। लोन पेयर क्या होते हैं? ये डोनर, मतलब लोन पेयर देने वाला, डोनर मतलब देने वाला। तो लुईस बेस जो होते हैं वो लोन पेयर देने वाले होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लोन पेयर डोनर। जबकि जो लुईस एसिड होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लोन पेयर को ग्रहण करने वाले। तो आप यहाँ देखिए इन दोनों में कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है। देखिए नाइट्रोजन, ये अमोनिया जो गैस है, तो अमोनिया ने क्या किया? लोन पेयर दिया। अमोनिया ने क्या किया? लोन पेयर दिया। और लोन पेयर देने वाला, लोन पेयर डोनर क्या होते हैं? लुईस बेस। तो यहाँ पर ये है हमारा लुईस बेस, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो ये हमारा क्या है? लुईस एसिड्स। और ये जो बंध बना लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में, इसी को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं।
देखो लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। कैसे लुईस बेस है हमें पता चला, क्योंकि ये लोन पेयर देने वाला है, तो लोन पेयर देने वाले को हम क्या कहते हैं, डोनर को लुईस बेस, और लोन पेयर एक्सेप्टर ग्रहण करने वाले को, लेने वाले को लुईस एसिड कहते हैं। तो लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में जो बंध बनता है वो हमको उपसह संयोजी बंध होता है। अब हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल बता दिए, हमने बता दिया कि लुईस बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर देने वाले। एग्जाम्पल जैसे NH3 ये तो लोन पेयर देगा OH माइनस CN माइनस H2O और CO। तो जो लुईस बेस होते हैं वो उदासीन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी। देखो जैसे ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, ये उदासीन है, ये उदासीन है, ये उदासीन है। तो जो लुईस बेस होते हैं वो ऋणायन और उदासीन होते हैं। और अभी हमने परिभाषा ही पढ़ी थी कि धातु जो मेटल होती है वो ऋणायनों के साथ या उदासीन समूहों के अनेक अणुओं के साथ जुड़कर संकुल यौगिक अर्थात उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं। एक बात और सुन लीजिए, यही तो हम आपको ये न्यूक्लियोफाइल भी तो कहलाते हैं। ये आपको याद होगा, भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी आपको, तो वहां हमने इनको क्या बोला था, लोन पेयर देने वाले को न्यूक्लियोफाइल। और जिनमें ये बताया था कि जिनमें इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं, याद कीजिए इलेक्ट्रॉन जो रिच होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल बोला था, और जो इलेक्ट्रॉनों की जिनमें क्या होती है कमी, उनको हमने इलेक्ट्रोफाइल बोला था। तो एक बात और सुनिए कि जो लुईस बेस होते हैं वही हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच याद कीजिए। तो यही हम NH3 जो ये है ये लुईस बेस भी कहलाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल भी कहलाएगा और ये लिगेंड्स भी कहलाएगा। तो यहाँ पर वैसा हो गया ना, जैसा देश वैसा नाम, कि ये क्या है, लुईस बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है और लिगेंड भी है। उपसह संयोजी में यौगिक की जो केमिस्ट्री है उसमें हम इसको लिगेंड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। लुईस बेस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो ये जो है हमारे जो लुईस बेस होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं और लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। अब आए हम लुईस एसिड पर, तो ये क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर को ग्रहण करने वाले। लोन पेयर कौन ग्रहण करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सीधी सी बात है कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी किनके पास होती है, धनायनों के पास। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखी आपको लुईस एसिड के, ETC लगा लो, एक्सेट्रा। तो जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो लुईस एसिड को हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं और सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो अब हमारा जो उपसह संयोजी यौगिक है उसमें यही दो शब्द यूज होने वाले हैं, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड तो हिंदी में भी लिगेंड्स बोलते हैं इनको, और यहां बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा AlF3, इसका देख लीजिए। इसकी Al की बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 1 2 3, तीनों ने क्या कर लिया, यहाँ बंद बना लिया। तो अब यहाँ पर कितना है, इसका स्टक पूरा है नहीं, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पहले से थे, 3 और मिल गए, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अस्टक क्या है, अपूर्ण है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है AlF3। AlCl3 याद कीजिए, आपने इसके पहले AlCl3 कहा था हमने, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। ऑर्गेनिक में पढ़ाया है हमने आपको, एल्डिहाइड उन सब रिएक्शन वाले में। क्यों, ये इसके पास भी क्या है, अस्टक अपूर्ण है इसका भी। ठीक है। यहाँ पर एक और लिखा है ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऊपर प्लस चार्ज और C पर माइनस चार्ज। तो हमने कहा ना ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो आप कहोगे मैडम इनके पास तो लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ से लोन पेयर दे देगा, इस पर माइनस चार्ज है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना लोन पेयर दिख रहा है ना माइनस चार्ज दिख रहा। तो बेटा ये यहाँ से देखो तो इनकी जो संरचना होती है तो कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कहाँ से, कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए ये लुईस बेस है। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि धातु परमाणु जो होते हैं वो अधिक संख्या में ऋण आयनों और उदासीन अणुओं के साथ परिबद्ध होते हैं तो संकुल यौगिक बनाते हैं। इन्हीं संकुल यौगिक को हम उपसह संयोजी यौगिक कहने लगे। और उपसह संयोजी यौगिक में उपसह संयोजी बंध पाया जाता है, और उपसह संयोजी बंध लुईस बेस और लुईस एसिड के मध्य बनता है। फिर हमने बताया कि लुईस जो बेस होते हैं वो लोन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को देने वाले होते हैं। कुछ उदाहरण बता दिए। फिर हमने कहा कि लुईस बेस को ही हम न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड्स कह सकते हैं। फिर लुईस एसिड होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर को ग्रहण करने वाले, ये धनायन होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोफाइल और केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं। अब एक बात और सुनिए, यहाँ पर एक परिभाषा और लिखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उपसह संयोजी यौगिक की। पढ़ते हैं हम।
अ कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कह रहे हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक वे होते हैं जिनमें उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। कुछ समझ में आया? उपसहसंयोजी यौगिक वे होते हैं जिनमें उपसहसंयोजी बंध होता है। देखो साफ साफ लिखा है, अ कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टिपिकली बिटवीन किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और नंबर ऑफ अदर एटम्स या ग्रुप से। तो यहां पर क्या होता है कि ये है हमारी एम क्या है, कोई हमारी धातु, एम क्या है हमारी कोई धातु, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। इसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, और ये जो धातु परमाणु हमारी होता है, जो धातु, वो मेनली कहाँ का होता है, डी ऑर्बिटल की, डी ब्लॉक की धातु। क्यों होती डी ब्लॉक की धातु? क्योंकि डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, तो वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं। और ये एम धातु, क्या बोला मैंने, वापस सुनिए, ये एम धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। हमने कहा कि ये केंद्रीय धातु जो परमाणु होती है, धातु होती है, ये एस ब्लॉक की धातु नहीं होती कि हम यहाँ लिथियम ले लें। कौन से ब्लॉक की धातु होती है, डी ब्लॉक की धातु। और क्यों होती है डी ब्लॉक की धातु? क्योंकि डी ब्लॉक की धातुओं में जो डी ऑर्बिटल होता है वो अपूर्ण होता है। कैसा होता है, डी ऑर्बिटल अपूर्ण। इसलिए अपूर्ण होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बंध बना लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले भी हमने क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले लुईस एसिड। तो यहाँ जो धातु है वो लुईस एसिड की तरह कार्य करती है। और यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ता है, एक ग्रुप जुड़ता है एल, जिसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को ही हम, लिगेंड्स। ठीक है, और ये लिगेंड्स क्या करता है, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को देता है, लोन पेयर को देता है। तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस बेस की तरह। और यहां पर बनेगा क्या बीच में, कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा, लिगेंड्स दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये एरो, तो ये कौन सा बंध है, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी बंध। तो उपसहसंयोजी बंध हम पहले ही बता चुके किसके बीच में बनता है, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। लुईस एसिड में क्या होती हैं, डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल क्या होता, अपूर्ण होता, तो लोन पेयर को ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये लिगेंड्स, एक जो ग्रुप जुड़ा है, ऋणायन हो सकता है या कोई उदासीन हो सकता है, ये क्या करता है, लोन पेयर देता है। तो लोन पेयर देने वाले लुईस बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, धातु परमाणु नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। एक शब्द है लिगेंड, लुईस बेस को हम लिगेंड्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं। ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो आप दिमाग लगा के हमें बताइए कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस बेस कौन है और लुईस एसिड कौन है। लुईस एसिड बताइए देख के, और देख के बताइए लुईस बेस। शॉर्टकट में हम एल लिखते हैं लुईस एसिड को, और लुईस बेस को एल बी लिखते हैं। यहाँ एल और एल बी। अब दिमाग लगाइए, लुईस एसिड कौन होता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला धातु होती, मतलब लुईस एसिड क्या होती, धातु। तो इसमें धातु कौन दिख रही है हमें, ये कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या है हमारा, लुईस एसिड है। जबकि NH3 क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर देगा कोबाल्ट को। अब आप इसमें आप बताइए जल्दी से, लुईस एसिड मतलब धातु, लुईस एसिड किसको बोलते हैं, इस एम को, एम क्या होती, धातु। तो यहाँ धातु कौन दिख रहा, ये। तो आयरन क्या है हमारी धातु, और CN क्या होता है, लुईस बेस, CN माइनस होता है, लोन पेयर देने की क्षमता रखता है। इसमें देखिए यहाँ लुईस एसिड मतलब धातु, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सिल्वर। लुईस बेस कौन है, NH3, क्योंकि NH3 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और लुईस बेस क्या होते हैं, लोन पेयर देने वाले। ठीक है,
तो आज हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है उपसय संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, उपसय संयोजी बंध क्या होता है, लुईस बेस क्या होते हैं और लुईस एसिड क्या होते हैं। तो फाइनली फिर हमने पढ़ा ये है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक धातु होती है डी ब्लॉक की और लिगेंड्स होते हैं, इनके मध्य में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और इस यौगिक को हम उपसय संयोजी यौगिक कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहाँ बना, कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में, यहाँ पर आयरन और साइनाइड के CN के बीच में, यहाँ पर Ag और अमोनिया के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। ये नहीं बना रहा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अभी इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो हमने यहाँ सिखा भी दिया आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस एसिड और लुईस बेस यदि छांटने के लिए आ जाए तो आप आराम से छांट सकते हैं। धातु हमारी लुईस एसिड की तरह व्यवहार करती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, और लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, यहाँ CN देने की क्षमता रखता है, यहाँ फिर अमोनिया देने की क्षमता रखता है, ठीक है।